नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए एक संकल्प सिद्ध रचना लेकर प्रस्तुत हुआ। देश के समूचे परिवेश जो स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले आज पर्यंत प्रस्तुत हुआ है, उस सब पर मैंने अपनी भावाभिव्यक्ति देने का कार्य किया है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे देश के स्वनाम धन्य बलिदानी वीरों के बलिदान को व्यर्थ न करते हुए छल प्रपंच घात प्रतिघात से अलग एक उपयुक्त वातावरण वाला लोकतांत्रिक देश हमारे देश में स्थापित होना चाहिए था। लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व ही छल प्रपंच ने हमारे देश की आज़ादी, हमारे देश की स्वतंत्रता जो भविष्य में हमारे हाथ आने वाली थी, उस पर आघात करना शुरू कर दिया। राजनीतिक छल प्रपंच ने लोगों के जो तथाकथित राजनेता रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों या जवाहरलाल नेहरू रहे हों, इन सबके द्वारा जो राजनीतिक विसात देश को हानि पहुंचाने के लिए बिछाई गई, उस पर शायद स्वतंत्रता के बाद आवरण उड़ाने का भरसक प्रयत्न हुआ। लेकिन फिर भी सच अनावृत हुए बिना नहीं रहता, वो तो अनावृत होता है। हम क्यों भूल जाते हैं कि शाब्दी दुहाई तो लोकतंत्र की दी जाती रही, और जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में दूसरी बार भी कांग्रेस के सभापति चुने गए, बहुमत से, प्रचंड बहुमत से चुने गए थे, लेकिन गांधी और गांधी के चापलूसों ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का सभापति दूसरी बार नहीं रहने दिया। जब कांग्रेस की सारी प्रांत समितियों में से 12 प्रांत समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में प्रधानमंत्री हेतु प्रस्ताव पारित किया, 2 ने जेबी कृपलानी के पक्ष में और मात्र एक ने नेहरू के पक्ष में प्रधानमंत्री पद दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया। तो पटेल जी के न चाहते हुए भी अपनी तानाशाही मनोवृत्ति का परिचय देते हुए अपने चहेते नेहरू को महात्मा गांधी द्वारा प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। पटेल जी नाराज होकर के
चले भी गए, लेकिन वही हुआ जो गांधी और नेहरू चाहते थे। अगर गांधी जी की और नेहरू जी की सम्यक चली होती और पटेल जी उस समय देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं हुए होते, तो कोई क्या ये कह सकता है कि अंग्रेजों की चालबाजी द्वारा स्वायत्त की गई 562 रियासतें भारत संघ में क्या मिल पाई होती? ये पटेल जी की दूरदर्शिता और उद्यमशीलता थी। नेहरू जी तो कदापि चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर का भारत में विलय हो। बार बार कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा अपना नुमाइंदा अपने प्रधानमंत्री मेहर चंद जी को भेजने पर भी नेहरू उसको स्वीकार करने को इसलिए नहीं सहमत थे कि उससे उनके मित्र शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनने का अवसर जाता रहा। अगर वहां भी पटेल जी न पहुंचे होते और मेहर चंद जी को लौटाया न होता, तो कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है यह भी न होती और पूरी तरह से कश्मीर भारत से अलग रहा होता। यही स्थिति जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत, त्रावणकोर की रियासत में भी बना होता। यही स्थिति यहाँ की भी बनी होती। तो षड्यंत्रिक मनोवृत्ति ने जब देश को देश की स्वतंत्रता से पहले ही ग्रसना शुरू कर दिया, तो भला देश का मूल स्वरूप कैसे रह पाता? सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने में किनकी दिलचस्पी थी और क्यों दिलचस्पी थी। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट ने देश के साथ जो षड्यंत्र किया था, नेहरू जानबूझ करके ही ये सब कर रहे थे। नेहरू जी की तिब्बत को लेकर के नीति, चीन को लेकर के नीति सीधे सीधे फ्लॉप रही थी। भले ही वो शांति का कबूतर उड़ाने में मग्न रहे, लेकिन देश का जो भला उनको करने के लिए दायित्व दिया गया था, वो दायित्व तो उन्होंने नहीं निभाया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उन्हीं के मित्र पत्रकार श्यामलाल जी के द्वारा रोके जाने पर भी उन्होंने रुकने का कार्य नहीं किया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ही नहीं दिया, चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने राजदूत बनकर उसमें पूरी भूमिका निभाई। हमारे सेनाध्यक्ष की भी बात अनसुनी की गई और 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को बड़े सस्ते में अपनी गलती से दे दी गई। ये आखिर नेहरू जी की राजनीतिक
गलती नहीं थी और जानबूझ करके की गई गलती थी, जो अपने सेनाध्यक्ष की बात को अनसुनी करके की गई थी, अपने अच्छे सलाहकारों की बात अनसुनी करके की गई थी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बना करके की गई थी, जो स्वयं चीन परस्त रहा था और देश को भीषण त्रास झेलना पड़ा। कश्मीर के लिए, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके लिए 3 बड़े युद्ध हो चुके। प्रॉक्सी युद्ध तो उससे भी ज़्यादा प्रचंड है, जिसमें बहुत हिंसाचार हुआ है। लेकिन आखिर भारतीय सेना जब जीत रही थी तो नेहरू जी को क्यों पड़ी थी कि वे कश्मीर को विवादित प्रकरण मान करके सुरक्षा परिषद में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ले गए। और फिर जब पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं पीछे हटाई उसके सुरक्षा परिषद के निर्देश को मान करके, तो इन्हीं को क्या पड़ी थी अपनी भारतीय सेना को पीछे हटाने की। लाहौर तक जब भारतीय सेना पहुंची थी तो वहीं उसको निपटने देते और उसी दिन सब कुछ वारा न्यारा हो जाता। तो देश को दुर्भसंधियों का जिस तरह से शिकार होना पड़ा है, ये अपने आप में पीड़ादायक प्रसंग है। और ये कहकर मेरा देश कुछ और ही कमज़ोर आर्थिक दृष्टि से भले ही होता, लेकिन हमारे देश की सीमा तो सुरक्षित रहती, हमारा देश तो मजबूत रहता। सेना की मजबूती के लिए जब सब कुछ लुट गया था, तब नेहरू को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पुनः याद आए थे, जबकि जॉन एफ कैनेडी ने नेहरू को स्वयं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रस्तावित किया था। आज जिसके लिए हमारा देश बराबर गिड़गिड़ा रहा है, मिमिया रहा है, अगर उस समय जॉन एफ कैनेडी की बात नेहरू ने मानी होती तो ये सवाल न उठता। चीन को अपना अवसर दे करके भारत ने आखिर हासिल क्या किया। और श्यामलाल जी ने तो याद भी दिलाया था कि नेहरू जी, चाणक्य ने लिखा है कि पड़ोसी राज्य कभी मित्र नहीं होता, उससे सावधान होकर ऊपर से मित्रता का प्रदर्शन करते हुए उसको मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको हमेशा कमज़ोर रखने का प्रयत्न करना चाहिए और ना उसके दोस्तों को बढ़ने देना चाहिए, जिससे कि वो हम पर हमला कर सके। लेकिन नेहरू जी को श्यामलाल जी की बात यूँ लगी थी कि वो तो 2500 वर्ष पहले की बात है, आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि चीन हमारा सच्चा मित्र है। सिद्ध कैसे किया उसको आप सब जानते हैं। आखिर हम इसे भूल कैसे जाते हैं, हम ऐसे क्यों भूल जाएं। युग पुरुष नेहरू, शांति दूत नेहरू से देश को हासिल क्या हुआ? न देश की सीमा सुरक्षित रही, न देश आंतरिक रूप से मजबूत हो पाया। हाँ, यही जो कुछ कल कारखाने दूसरे देशों की मदद से नेहरू ने लगवा दिए, उसका ढोल पीट करके हम क्या बताना चाहते हैं
कि वही नेहरू जी की उपलब्धि है। देश जिस तरह से अगर कोई परिवार का मुखिया गलती करता है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, उसी तरह से देश का भी मुखिया अगर कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और चीन तथा तिब्बत को लेकर के नेहरू जी की नीति, कश्मीर को लेकर के नेहरू जी की नीति का जो दुखद खामियाजा है उसको आज सारा देश भुगत रहा है, और जाने कब तक भुगतेगा ये बताया नहीं जा सकता। इसी संदर्भ को लेकर के आप सबके लिए मैं ये रचना परोस रहा हूँ, स्वीकार करने की कृपा करें। जिस समाज में मीर जाफरों की बस्ती आबाद हो, जिस समाज में मीर जाफरों की बस्ती आबाद हो, सतपथ के निर्देशक पर ही उठता जहां विवाद हो, सतपथ के निर्देशक पर ही उठता जहां विवाद हो, जहां सिर्फ जय चंदों का ही छाया माया जाल हो, जहां सिर्फ जय चंदों का ही छाया माया जाल हो, देश जाति के लिए जहां मिटने वाला बदहाल हो, देश जाति के लिए जहां मिटने वाला बदहाल हो। कुछ भी हो पर उस समाज से दूर रहेंगे हम, कुछ भी हो पर उस समाज से दूर रहेंगे हम, हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम। हमारे देश में मुख्यतः सनातनी आबादी और इस्लाम मतावलंबी आबादी ही रह रही है, और सब आबादी इसी के भीतर विद्यमान है। इसलिए इस दो को लेकर के ही ये बात कही गई है। कुछ भी हो पर उस समाज से दूर रहेंगे हम, हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम, हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम। जहां गीदड़ों और लोमड़ों की लफाजी चलती हो, जहां गीदड़ों और लोमड़ों की लफाजी चलती हो, नीच कुकर्मी और जारजों की होशियारी पलती हो, जहां गीदड़ों और लोमड़ों की लफाजी चलती हो, नीच कुकर्मी और जारजों की होशियारी पलती हो, औरों पर उंगली उठती हो अपना दामन मैला हो, औरों पर उंगली उठती हो अपना दामन मैला हो, जहां देख जग अधा वृत्ति मन खट्टा और कसैला हो, जहां देख जग अधा वृत्ति मन खट्टा और कसैला हो। कुछ भी होवे किंतु वहां पर चुप न रहेंगे हम, कुछ भी होवे किंतु वहां पर चुप न रहेंगे हम, हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम, हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम। क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं, चाहे किसी भी मत पंथ या धर्म के मानने वाले हो। अत्याचारी के दामन में पौरुष मुख को छिपाता हो, अत्याचारी के दामन में पौरुष मुख को छिपाता हो, ठगों भेदियों और धूर्तों से ही जुड़ता नाता हो, ठगों भेदियों और धूर्तों से ही जुड़ता नाता हो। सज्जन जहां दुखी हो पर मक्कारों की पौबारा हो, सज्जन जहां दुखी हो पर मक्कारों की पौबारा हो, एक दुना दो नहीं जहां पर एक दुना 18 हो, एक दुना दो नहीं जहां पर एक दुना 18 हो। कुछ भी हो पर उस समाज से सदा भिड़ेंगे हम,
कुछ भी हो पर उस समाज से सदा भिड़ेंगे हम। हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम, हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम। अपहर्ताओं गुंडों का ही सत्ता रक्षण करती हो, अपहर्ताओं गुंडों का ही सत्ता रक्षण करती हो। जहां मनुष्यता से शक्कर अनुदिन आए भरती हो, जहां मनुष्यता से शक्कर अनुदिन आए भरती हो। चांदी के टुकड़ों के आगे देश प्रेम जहां बौना हो, चांदी के टुकड़ों के आगे देश प्रेम जहां बौना हो। जहां मनुष्यों के बच्चों से महंगा सूकर छौना हो, जहां मनुष्यों के बच्चों से महंगा सूकर छौना हो। कुछ भी हो पर कुछ भी हो ऐसे समाज को जुट बदलेंगे हम। कुछ भी हो ऐसे समाज को जुट बदलेंगे हम। हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम, हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम। जहां नारी गौरव रक्षित उसे जलाया जाता हो, जहान नारी गौरव रक्षित उसे जलाया जाता हो। मेहनत कश के अर्जित धन पर मौज मनाया जाता हो, जहान नारी गौरव रक्षित उसे जलाया जाता हो। मेहनत कश के अर्जित धन पर मौज मनाया जाता हो। जहां कृषक मजदूर दुखी हो, सत्ता चढ़े निठल्ले हो, जहां कृषक मजदूर दुखी हो, सत्ता चढ़े निठल्ले हो। जहां सद्धर्म के रहबर केवल पंडे और कठमुल्ले हो, जहां सद्धर्म के रहबर केवल पंडे और कठमुल्ले हो। कुछ भी हो ऐसे समाज को ठीक करेंगे हम, कुछ भी हो ऐसे समाज को ठीक करेंगे हम। हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम, हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम। राणा शिवा सुभाष भगत अशफाक न पूजे जाते हो, राणा शिवा सुभाष भगत अशफाक न पूजे जाते हो। जहां के जन बस राजनीति मटके ही नारे गाते हो, राणा शिवा सुभाष भगत अशफाक न पूजे जाते हो। जहां के जन बस राजनीति मटके ही नारे गाते हो। जहां रोज ही अपनों द्वारा गांधी मारा जाता हो, जहां रोज ही अपनों द्वारा गांधी मारा जाता हो। कहीं लोग भूखे मरते, कहीं अन्न सड़ जाता हो, कहीं लोग भूखे मरते हो, कहीं अन्न सड़ जाता हो। कुछ भी हो पर वहां प्रबल भूचाल करेंगे हम, कुछ भी हो पर वहां प्रबल भूचाल करेंगे हम। हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम, हमें राम की कसम, हमें अल्लाह की कसम। धन्यवाद। आप सबको यह रचना अच्छी लगी होगी। आप सब इसे सब्सक्राइब करना और अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।